गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आज हम पॉलिटी के अगले लेक्चर पे चलते हैं। हमने पॉलिटी में ये पढ़ रखा है कि स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने ये देखा आर्टिकल 19(1) देख लिया, आर्टिकल 19(1)(b) देख लिया, आर्टिकल 19(1)(c) देख लिया, आर्टिकल 19(1)(d) देख लिया, आर्टिकल 19(1)(e) तक देख लिया। अब आपको इतना पता है कि आर्टिकल 19(1) आपको काट कर निकाल दिया गया है, क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार था। अब इसको हमने कहाँ भेज दिया है? 44वें संविधान संशोधन से इसको हम 300 का में भेज दिए, जहां इसको एक वैधानिक दर्जा मिल चुका है। इतना हमें पता है। तो आज हमें अगला लेक्चर कौन सा पढ़ना है, या मतलब कहने का हमें क्या चीजें समझनी है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 19(1)(g) समझना है। ठीक ना? अच्छा, इतना मैं बताने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिन लोग मतलब इस वाले वीडियो में नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां आप जाइए, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक ना? तो आगे बिना देर किए आज हम पढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए हैं हम लोग? तो हम कहते हैं हम आज पहुंच चुके हैं आर्टिकल 19(1)(g) में पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? आर्टिकल 19(1)(g) में पहुंच चुके हैं। अब आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है? तो हम कहेंगे यहां पर हम लिखेंगे राइट टू प्रोफेशन, जिसको हम बोलते हैं पेशे का अधिकार। समझ गए? क्या लिखेंगे यहां पर? तो अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू प्रोफेशन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं पेशे का अधिकार। और यहां ऐसे लिख लेना पेशे या व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार पढ़ना बढ़िया से, ये भी हम समझ लेते हैं। पहली बात तो ये देखो, इसमें क्या रखा है? पेशा और व्यवसाय। कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कि मतलब जो आप काम धंधे करते हो या आप जिस पैसे में लगो, जैसे आप मास्टर हो, डॉक्टर हो, जो भी चीजें आप हो, समझ गए? उसको हम क्या बोलते हैं? पेशा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? व्यवसाय बोलते हैं। व्यवसाय में और भी क्या आ जाता है? तो हम कहते हैं देखो, ये व्यवसाय में और ये चीजें आती हैं कि जैसे मान लो कि कोई धंधा कर रहा होगा, कोई किसी चीज का बिजनेस कर रहा होगा, कोई मतलब आम बेच रहा होगा, समझ गए? तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? तो हम कहते हैं यही सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? व्यवसाय होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब बात ये आती है कि ये जो आर्टिकल 19(1)(g) हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं? मतलब इस आर्टिकल के पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है? एक पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसके उद्देश्य क्या है, और क्या क्लियर हो जाना चाहिए आपका, और ये चीज क्लियर होना चाहिए कि भैया इसके कारण क्या है, कि मतलब भीमराव अंबेडकर ने इस वाले आर्टिकल को अपने संविधान में क्यों डाला होगा। देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक चीजें आसान लगेंगी नहीं। ये थोड़ी होता है, देखो अगर हम ऐसे आपको बता के चले गए यहां से, ऐसे आप चीजों को रट लिए, इससे एग्जाम नहीं क्लियर होता। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपके अंदर खुद निकलना होगा। पहले आप सोचो कि हम कैसे चीजों को सोच रहे हैं। एग्जाम में तो आपको पता है कि कोई भी चीज रटी रटाई आती नहीं है, क्योंकि आपको सीखनी है। तो मैं केवल आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि चीजें सीखी कैसे जाती हैं, कैसे हम वहां पर जब पहुंचेंगे। जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 19(1)(g) हम क्यों पढ़ते हैं भैया? पहले हमने देखा कि ये क्या है, हमने कहा ये पेशे या व्यवसाय का अधिकार। फिर हमने कहा ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये इसका उद्देश्य हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर देखेंगे भैया अच्छा, अगर इतनी चीजें हमें कर मिल रही हैं, तो क्या इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि एकदम पूरा आजाद हो? तो हम वहां पर ये भी देख लेते हैं। मतलब ये चीजें ना खुद से पूछो, क्या इससे जुड़ा कोई केस आया था, कैसे चीजों की एनालिसिस की जाती है, आप पकड़ो उन चीजों को। अगर आप इन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब अभी आप बहुत पीछे हो। आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेगी, तभी तो आप अपने, देखो कोई भी टीचर होता है वो केवल आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर कोई टीचर ये दावा करता है कि मैं जो पढ़ा दूं वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहा आपको। और आज के समय में सोशल मीडिया पे यही चीजें जा रही हैं। जिनका प्रचार है, जिनका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है,
आज वही बड़े टीचर हैं, ये सभी को बात पता है और पढ़ाते कुछ नहीं है। समझिए, केवल भौकाल बनाना जानते हैं बस। तो आप भी भौकाल पे ना जाइए, कंटेंट पे जाइए, चीजों को सीखिए, कैसे आप उतने महान बन सकते हो। इस चीज पे हमें फोकस करनी है कि कैसे हम महान बन सकते हैं। समझ गए, इस चीज पे हमें फोकस करनी है कि चीजें होती क्या हैं। समझ गए कि अगर अगला वहां तक पहुंचा है तो हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। अपने अंदर ये सब सारी जज्बातों को लेके आइए। समझ गए, ये भीड़ के पीछे भागना बंद कर दो। अगर ऐसे ही आप भीड़ के पीछे भागते रह गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एकदम खत्म हो जाओगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। समझ गए, मेरी बातों को गांठ बांध लेना आज। समझे, तो हमें जैसे हमने कहता है कि मतलब अगर कोई चीज हमें पढ़नी हो तो भैया हमें कैसे पढ़नी होती है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम बुक उठा रहे हैं तो बुक हमें कब समझ में आएगी, बुक हमें कब समझ में नहीं आएगी। मेहनत आपकी होती है, हम लोग केवल रास्ता दिखा रहे हैं आपको। समझ गए कि इसी रास्ते से आप आइए तभी आप सफल होंगे, वरना देखो गुमराह करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं। और 1 मिनट में पूरा यूपीएससी क्लियर। समझ गए कि नहीं समझ गए, तुक्का मार के एग्जाम निकालें, ये सब आप बहुत देख लिए होंगे। उन चीजों पर ना जाइए भैया, पहले आप इन पे आइए, ठीक ना। ये दिया राइट टू प्रोफेशन, दिया पेशे या व्यवसाय का अधिकार। तो हमने ये देख लिया ये क्या है भैया, जहां धंधा पानी ये सब होता है वही सब आपका क्या हो जाता है, पेशा हो जाता है। तो भैया क्यों पढ़ते इसको, क्यों, या इसका उद्देश्य वही है, चाहे हम क्यों बोले, चाहे इसका हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य। क्यों पढ़ेंगे भैया इसको, पहला क्या बात हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, कुछ अपने दिमाग से सोचो, ये स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, ये हमें मतलब आजादी दे रखा है, तो ये क्या हो सकता है। हम कहेंगे भैया ये रोजगार के अवसर दे सकता है हमें, या रोजगार चुनने की आजादी दे सकता है हमें। तो हम पहले पे यही तो लिख दें कि ये क्या देता है, ये रोजगार चुनने की आजादी देता है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात, आजादी देता है। समझ गए, अगर ये बाउंड कर देता तो आप अपना रोजगार नहीं चुन पाते। जैसे कहने का मतलब, अगर आपको पढ़ना है तो भैया ये आपका पेशा पढ़ना। अभी अगर यही आपको आर्टिकल 19(1) जी ना मिला होता, 19(1) जी अगर आपको ना मिला होता तो आप बताओ कैसे पढ़ते, नहीं पढ़ पाते ना। वहां पर ये पहले यही तो था, केवल जो एकदम अमीर होंगे, जो एलाइट वर्ग से बिलोंग करते होंगे, केवल वही पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। समझे बात कि नहीं समझे। तो ऐसे बाबू ये भी चीजें थी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन बस उतना ही लेना है जितने से एग्जाम निकल जाए, उससे ज्यादा बेमतलब का टेंशन होता है, ठीक ना। तो पहले हमने देखा कि ये रोजगार चुनने की आजादी देता है। क्या और कुछ देता है, हाँ भैया और कुछ देता है। तो और क्या देता है, तो हम कहेंगे भैया ये और चीजें क्या प्रदान करेगा, ये हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता होगा, आर्थिक विकास भी प्रदान करता होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने दिमाग से या कॉमन सेंस से सोच सोच के हम आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। दूसरे नंबर पे हम क्या लिख दें, आर्थिक स्वतंत्रता देता है, ये आर्थिक स्वतंत्रता देता है। और क्या ये देता है, हम कहते हैं आर्थिक विकास भी हो सकता है इसमें, आर्थिक विकास। अब आप सोचो, कहने का मतलब जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे, जिनमें जिस काम में आप निपुण रहेंगे, अगर वो काम आप करेंगे तो पक्का आपका आर्थिक विकास होगा। समझ गए। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब जैसे आपको कोई नौकरी करने का अधिकार है, कोई बिजनेस करने का अधिकार है। समझ गए, ये सब क्या हो गई, आर्थिक स्वतंत्रता हो गई। अब इनसे जो पैसा आपको मिल रहा है, समझ गए, जितना आपके पास पैसा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका आर्थिक विकास हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। यही पॉइंट एकदम बढ़िया से अपने दिमाग में गांठ बांध दो, तभी आप आगे जा पाओगे। अच्छा, और कुछ होता होगा, सोचो, एक पॉइंट और सोच सकते हैं अभी। यहां हम अपने टैलेंट और स्किल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। तो ये भी तो लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे बाबू, तो हम कहेंगे भैया देखो यहां पर हम लिखेंगे टैलेंट और स्किल, टैलेंट और स्किल के हिसाब से
हिसाब से पैसे चुनने का अधिकार होता है। ये बहुत अच्छी बात, ये समझ लो, ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है। जैसे आज के समय में आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत लोगों के अंदर कॉमेडी वाले थिंकिंग होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉमेडी बना के पैसे कमा ले रहे हैं। अगर ये लिखा गया होता कि भैया कॉमेडी कोई नहीं बना सकता, कोई ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता, तो बताओ कभी भी किसी का आर्थिक विकास होता? और पहली बार सरकार के पास इतना रोजगार है ही नहीं, तो वो आपको रोकेगी क्या? समझ गए पॉइंट कि नहीं समझ गए? तो ये इतना आप लिख लिए। फिर हम चलेंगे इसके उचित प्रतिबंध पे चलेंगे। अब देखो इसके हम कहां पर पहुंच गए, उचित प्रतिबंध पे पहुंच गए। देखो केवल ये थोड़ी होता है कि आप नोट्स बना लो आपका एग्जाम क्लियर हो गया, अरे नहीं, आप समझो चीजों को। अब हम कहेंगे आर्टिकल 19(1) जी का उचित प्रतिबंध आर्टिकल 19(6) में दिया गया है। समझ गए? अब इसमें बाबू ना प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें बाउंड कर दी गई हैं। तो भैया क्या क्या है उचित प्रतिबंध? पहला उचित प्रतिबंध देखो क्या लिखा गया, कह रहा है जनहित वाला। समझ गए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जनहित में होना चाहिए। अगर वो काम जनहित में नहीं है तो सरकार आपको अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसीलिए तो बाबू लाइसेंस लगता है, वरना तो ऐसे सभी को दे दे। समझ गए? तो जो भी आप पेशा या व्यवसाय अपना रहे हो तो कैसा होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। ये नहीं कि आप आतंकवादी बन जाओ, ये नहीं कि आप नक्सलवादी बन जाओ, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ गए? कि ये नहीं कि कोई आप कि आतंकवादियों वाला रॉकेट चलाओ। समझ गए? तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये जनहित में नहीं होना चाहिए। जो भी आप पेशा अपनाओ, चाहे व्यवसाय अपनाओ, लेकिन आपका जो काम होना चाहिए वो जनहित के हिसाब से होना चाहिए। जहां पर लोगों का कल्याण समाये। अभी जैसे आपने देख रखा होगा, दुकान होती है, दुकान पे समोसे बनते हैं, चाउमीन बनती हैं, इनको ऐसे खुले में ऐसे छोड़ दिया जाता है। अलाउ नहीं है खुले में। आप व्यापार करो, व्यापार या पेशा करने के लिए आपको धंधा करो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आप सोचो उस पे जाके बहुत सारी मक्खियां बैठ रही हैं, बहुत सारे धूल बैठ रहे हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, हम उनको कंज्यूम करते हैं, और जैसे हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो ये किस चीज का इंडिकेट, ये कहीं ना कहीं से जनहित में नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रखी है, चंद पैसों के लिए इनको अलाउ कर रखी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन अब देखो उनको रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, कैसे उनको रोक सकते हो? इसलिए सरकार को अपने यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। अगर सरकार अपने यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी तो आज जो चीजें हमें खुले में मिल रही हैं, कल से वही चीजें हमें ढकी फॉर्म में मिलेंगी। समझे? ये बात है। भैया दिमाग एकदम घुमा लो अपने दिमाग से कि चीजें कैसे हमें समझनी है, सोचनी है, तभी तो हमारी थिंकिंग बढ़ सकती है। नहीं तो ऐसे आप पड़े रहोगे सोने की तरह। ठीक ना? क्या लिखेंगे इसमें? तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जो भी काम करना हो जनहित में होना चाहिए। ऐसा लिख देना, जनहित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जनहित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर बाबू जनहित के विरुद्ध हुआ तो सरकार क्या कर सकती है, इसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। समझ गए? इसलिए यहां पर हमेशा ये लगा रहेगा कि सरकार का नियंत्रण हो सकता है, सरकार का नियंत्रण हो सकता है। कब लेकिन बाबू ये होगा, हम कहेंगे जब ये जनहित में नहीं होगा, जब अपने यहाँ रोगों को फैलाने का काम किया जा रहा होगा तो सरकार चाहेगी तो उनको अपने नियंत्रण में ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा, तभी तो यहां जैसे हमने कहा FASSI, सभी लोगों ने नाम सुना होगा FSI का।
ये खाद्य से संबंधित है। खाद्य का मतलब भोजन वोजन से संबंधित है बाबू। भोजन से संबंधित का मतलब ये हुआ कि ये लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है खाने वाली चीजों पर। जैसे मान लो कि आप देख रहे होंगे किराने की दुकान पर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें बहुत ज्यादा मिलावट रहता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग किया रहता है। और जो हेल्थ में जब हमारे जैसे हमने देखा रिफाइन सभी लोगों ने देखा होगा, डालडा, ये सब क्या करते हैं, ये सब जाते हैं हमारे बॉडी को ये सब स्वस्थ नहीं करते हैं। ये लोग हमारे बॉडी को एकदम क्या करते हैं, इंजर्ड करते चले जा रहे हैं, मतलब खत्म करते चले जा रहे हैं हमारी बॉडी को। तो फसाई क्या करती है, इनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है कि देखो इतना जरूर से जरूर होना चाहिए कि किसी भी आदमी का जो हेल्थ हो खराब ना हो, इतना आपके अंदर क्वालिटी जरूर होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि जितने भी अफसर लोग होते हैं वो लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं घूस। चलो भैया जाने दो इश्यू कर देते हैं। अच्छा, अगर हर जगहों पर ऐसे लाइसेंस लगा, फसाई अगर बढ़िया से काम करने लगे, कोई भी अफसर घूस ना ले, मैं इतना बता रहा हूं कि अपने यहां से मिनिमम 50% बीमारी खत्म हो जाएगी। 50% बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो चीजों में मिलावट आजकल ज्यादा आ रही है ना, वही खत्म हो जाएंगी। तब वही 10-15% केवल मिलावट रहेगा। आज तो 90% मिलावट है चीजों में। फ्लेवर बना देते हैं, फ्लेवर दे के आपको गुमराह कर देते हैं। तो वही सब चीजें हैं। तो ये जैसे हुआ फसाई, समझ गए। और जैसे हमने कहा मेडिकल टाइप में होता है, तो मेडिकल अगर से जैसे हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल वाले झोला छाप डॉक्टर बन जाते हैं, डिग्री उग्री नहीं रहती है, किसी डॉक्टर के साथ 1-2 महीना रह लिए, उनके पास इतना ज्यादा अपने आप को बताते हैं कि वो डॉक्टर हो गए, MBBS खुद हो गए, समझ गए। तो ऐसे भी लोगों को क्या कर सकती है, डॉक्टरी से या उनके पेशे से हटा सकती है, क्योंकि ये जनहित में नहीं है। अभी कुछ दिन और रुकिए, आप 2 चीजें आप देखने को पाओगे। पहली कौन सी चीज मिलेगी आपको देखने को, तो हम कहेंगे पहली, ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टर, ये लोग भी ऑपरेशन करेंगे। आज भी जो फोड़ा फुंसी होते हैं उनके करते ही ये लोग। और एक समय ऐसा आएगा जब अपने यहाँ जो MBBS हैं, ये सब एकदम बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे MBBS हो जाएंगे। और इतने सारे MBBS हो जाएंगे कि आप मतलब तुलना नहीं कर सकते, या फिर मतलब उम्मीद नहीं कर सकते थे इतने सारे MBBS हो सकते हैं। तो वहां पर डॉक्टर क्या हो सकते हैं। अब देखो कारण क्या है, अपने यहाँ हेल्थ सुविधाएं दी जा रही हैं, अपने यहाँ हेल्थ सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन हमें बीमारी को क्योर करना नहीं बताया जा रहा है। क्योर का मतलब जानते हो ना, कि मतलब हम कैसे बीमारी से सुरक्षित रहें। हमें केवल क्या कर दिया जाता है, हमारा इलाज कर दिया जाता है, हमें क्योरिटी बताई नहीं जाती कि हम बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए अपने यहाँ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, मतलब मरीज भी बढ़ रहे हैं, और डॉक्टरी भी बढ़ रही है, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, तब भी पूर्ति नहीं पड़ रही है। आज भी अगर से आप देखोगे तो डॉक्टरों की कमी है अपने यहाँ। जबकि आप सही बताऊं, अगर एक डॉक्टर अगर से सही से काम कर रहा है, तो याद रखे रहना, वो पता नहीं कितनी जिंदगियों को बचा सकता है। लेकिन ये लोग कभी नहीं बचाएंगे, क्योंकि इन लोगों की कमाई होती है। मेडिकल से कमीशन इनको आता है, पैथोलॉजी से इनका कमीशन आता है, सभी जगहों से इनके कमीशन आते हैं। इसलिए सभी लोग तो डॉक्टरों जैसा पेशा चुनते हैं। पढ़ाई में भी उतनी डिफिकल्टी नहीं है जितनी IIT में है। और एक इंजीनियर से पूछो वो कितनी मेहनत करके तब जाके वहां पर IIT निकाला है, इनको उतनी मेहनत भी नहीं करनी होती। अब जो कुछ एकदम गधे लेवल से होते हैं भैया, उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो तो दिन रात एक करते हैं। लेकिन जो बंदा मतलब 11th-12th में ठीक ठाक से पढ़ा है, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है MBBS में, वो नीट निकाल लेता वो। अच्छा ठीक है, तो ऐसे चीजें हो रही हैं। अगर हर डॉक्टर के अंदर ये चीज आ जाए कि हमें क्या करना है, यहां से बीमारी को खत्म करवानी है। अपने यहाँ क्या होता है, पूरे हॉस्पिटल बन गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल बन गए, सभी प्रकार के हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन सभी जगहों पर हॉस्पिटल में केवल आपका इलाज होता है, क्योर नहीं होता है। मतलब आपके वेलनेस पे फोकस ही नहीं किया जा रहा है। और अगर यही बताया जाए कि देखो तुम ऐसे बीमारियों से दूर रह सकते हो, ऐसी चीजों से आप दूर रहोगे तो आपको बीमारी नहीं आएगी, ऐसे करके अपने यहाँ तो आंदोलन चलाने चाहिए। सही तो बात ये है। और जिस दिन ये सब सारी चीजें अपने यहाँ होने लगी, मैं बता रहा हूं कि हर एक घर में एक डॉक्टर होगा,
खुद का डॉक्टर होगा। हर एक बंदा अपने आप में एक डॉक्टर होगा, और जब हर एक बंदा अपने आप में एक डॉक्टर होगा, याद रखे रहना कि यहां से बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी, ये डॉक्टर फालतू हो जाएंगे। 85% बीमारी केवल खाने की वजह से होती है, बाकी 15% बीमारी में जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, या भाई कोई और दुर्घटना हो गई, और कुछ केसों में जो कैंसर होते हैं हमारे खान पान से होते हैं, जैसे डायबिटीज हुआ ये हमारे खान पान से होता है, शुगर का मरीज हमारे खान पान से होता है। कैसे भैया? जब हम टाइम से खाते नहीं हैं, हम मतलब उल्टा सीधा टाइम पे खाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर इंसुलिन होता है वो सही से काम करना बंद कर देता है, और वही जब इंसुलिन हार्मोन इधर उधर होता है तब आपको शुगर होता है। समझ गए? जब इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो पाता है तो ये आपको क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो ये सब जो होती हैं, अपने खान पान का एक टाइम बना लो आप लोग, उसी टाइम पे सारी चीजें करो। चलो यहां आ जाते हैं फसाई में, समझ गए? तो ये आपको ये सारी चीजें ऐसे इसमें मैं बना दिया कि जनहित में होना चाहिए। अगर जनहित के विरुद्ध हो रहा है तो सरकार क्या करेगी, उसको अपने नियंत्रण में ले लेगी। आप वहां पर कुछ ये नहीं कहोगे आर्टिकल 19(1) जी मेरा अधिकार है, ये नहीं कह पाओगे आप। क्यों नहीं कह पाओगे? क्योंकि सरकार क्या कर लेगी, अपने नियंत्रण में लेगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत किया है, आपने जनहित के विरुद्ध काम किया है। समझ गए? आप बीमारियों को जन्म दिला रहे हो ना, इसीलिए। समझ गए? तो धंधा ऐसा होना चाहिए जो लोगों के हित में हो। अगर क्लियर हो रही है तो चीजें बता देना, और नहीं तो भैया कोई बात ही नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर में भैया क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसने? दूसरे नंबर पे बोला कि देखो यहां पर प्रोफेशनल में क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, केवल यहां समझेंगे, बाकी आप एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर क्या लिखूंगा, प्रोफेशनल। क्या लिखेंगे भैया? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? देखो, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेश से, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, तो प्रोफेशनल लगा तो मतलब पेशेवर। और क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्वालिफिकेशन का मतलब उसके अंदर जो गुण होंगे, डिग्री उग्री जैसे हम कहते हैं ना कि वो पास हो रहा है। समझ गए? तो हमें क्या होने चाहिए कि एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम सरकार क्या कर सकती है, आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से बंद कर सकती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब आप समझो, जैसे अगर आपको मास्टर बनना होगा तो भैया आपको बीएड करना होगा, तो जो बीएड हो गया ये क्या हो गया, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस होना होगा, बीएमएस होना होगा, बीडीएस होना होगा, बीएचएमएस होना होगा, ये सब सारी चीजें आपको होनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो या उसके लिए आपको आईआईटी या मेंस जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। समझ गए? यही चीजें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं। मास्टर बनना है तो आप बीटीसी बीएड करे हो कि नहीं, टेट पास हो कि नहीं। समझ गए? भैया याद रखे रहना, तब वहां पर ये नहीं कह सकते, नहीं तो सभी लोग चिल्लाते हैं अरे अरे क्या कर रहे हो, आर्टिकल 19(1) जी कहता है कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी भी पेशे या व्यवसाय कर सकते हैं। तो हमने पेशा चुना है मास्टर, और मास्टर हमें भर्ती करो, जल्दी भर्ती करो। समझ गए? तब सरकार आपसे पूछेगी क्वालिफिकेशन है, तो कहो कैसा क्वालिफिकेशन भैया है, आर्टिकल 19(1) जी कैसा क्वालिफिकेशन? तो कहेगा अच्छा तुमने उसमें आर्टिकल 19 छा नहीं देखा क्या? तब कहेगा हाँ देखे। क्या देखे थे उसमें? तब वो बताएगा कि देखो इसमें लिखा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सरकार इंपोज कर सकती है। सरकार का मतलब राज्य लगा सकती है। समझ गए? तो भैया कुछ जगहों पर क्या हो सकता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा सकता है। जैसे हमने कहा कि अगर आपको एक डॉक्टर बनना होगा तो इसके लिए भैया क्या होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए। अगर हमने कहा इंजीनियर होना है, अगर हमने कहा इंजीनियर होना है तो इसके लिए बाबू क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीटेक होना चाहिए। अगर हम कहें कि मास्टर बनना हो तो भैया हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इसके लिए हमें बीएड और मतलब चाहे बीटीसी में से कुछ भी होना चाहिए, बीटीसी। समझ गए? ये सब सारी चीजें अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी भर लेना। बीटीसी का नाम बदल गया, डीएलएड हो चुका है, मैंने लिख दिया ऐसे क्योंकि अभी
बीटीसी जो थोड़ी कॉमन नाम है, इसीलिए मैंने इसको लिखा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए पॉइंट? हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब थोड़ी अपने दिमाग में भी रखो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तब तक मैं पानी पी लूं। अब अगला लिखेंगे, 2 हो चुके ना, तीसरा लिखेंगे, तीसरे पॉइंट पे। अगला भैया, तीसरे नंबर पे आप लिखोगे जो ये राज्य होता है ना, राज्य व्यापार पर नियंत्रण कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है। कैसे व्यापार पे भैया? देखो, हमने कहा कि कहीं पर अगर परमाणु ऊर्जा बनाना होगा, परमाणु ऊर्जा बनाने का अधिकार सभी को नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा केवल कौन बनाएगा? तो हम कहेंगे सरकार बनाएगी। जो अपने संविधान में मेंशन है, रेलवे भी मेंशन है। रेलवे भी किसके अंडर में होना चाहिए? रेलवे का बिजनेस केवल कौन करेगी? सरकार करेगी। समझ गए? जैसे रेल बनाना, रेल की पटरी बिछवाना और रेल दौड़वाना, ये सब किसके अंडर में होगा? ये सब सरकार के अंडर में होगा। हालांकि वो बात अलग है कि अब रेलवे को प्राइवेट करने की बात चल रही है। समझ गए? और फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे होगा पूरा का पूरा तब भी प्राइवेट नहीं किया जाएगा। बहुत करेंगे, 50% क्या करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, प्राइवेट करने का उनका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी हो जाएंगी, बढ़िया एयर कंडीशनर रूम होगा, ये सब चीज है। देखो, अगर सुविधा होगी तो वहां तो आपसे पैसा लिया ही जाएगा, अपने दिमाग में भर लेना। अगर से सुविधा है तो पैसा वहां पर लिया जाएगा। सरकार यही सब नहीं कर पाती है। जैसे कुछ हमने कहा परमाणु हो गया, रेलवे हो गया, समझ गए? सड़क उड़क के जैसे कुछ मामले में आ जाते हैं, सड़क उड़क, ठीक ना? सड़क उड़क तो आपने देखा होगा, अब बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, प्राइवेट हो चुकी है। लेकिन जो अपने संविधान में पहले से मेंशन है उनके बारे में बात हम कर रहे हैं कि ऐसे करके जैसे सड़क, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, सड़क, ये सब क्या हो सकते हैं, हम कहते हैं सरकार इनको अपने अंडर में ले सकती है। अच्छा, रक्षा उत्पादन, रक्षा उत्पादन, और ये आप कहेंगे अरे ये रक्षा उत्पादन कहाँ है? रक्षा उत्पादन, समझ गए? तो इन सब चीजों के अगर व्यापार करना होगा तो ये राज्य व्यापार करेगी इन पर, इन पे हम जैसे लोगों को अधिकार नहीं है। अब रक्षा उत्पादन का मतलब जैसे कभी ड्रोन बनाना हुआ, कोई मिसाइल बनाना हुआ, तो कोई भी प्राइवेट ओनर जो होता है वो मिसाइल नहीं बना सकता, सरकार ही केवल मिसाइल बनवाएगी। जैसे डीआरडीओ आपकी मिसाइल बनाएगी, अब वो सरकारी संस्था है तो बना सकती है। समझ गए? ये आप मत सोचने लगे आप एक कंपनी बना लो तो उसके बाद वो क्या बना ले, मिसाइल बना ले, ये नहीं हो सकता। तभी तो जो बम ये सब पटाखे वटाखे वाली होती है, देखते नहीं कितना जबरदस्त उनके ऊपर लाइसेंस लगा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक ना? तो रक्षा उत्पादन में भी किसका अधिकार होना चाहिए? तो हम कहते हैं राज्य अपने अंडर में ले रखी है। और ना तो मतलब वरना ये लोग क्या कर लेंगे, अगर प्राइवेट ओनर में होगा तो ये लोग किसी को पहचानेंगे ही नहीं, देश को ही उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं अपने यहाँ, ठीक ना? अच्छा, अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? अनैतिक कार्यों पर रोक लगा सकती है सरकार। क्या लिखेंगे? राज्य जो है ना, राज्य अनैतिक, राज्य अनैतिक कार्यों, यहां लिख देते हैं पैसों पर, पैसों पर रोक लगा सकती है, रोक लगा सकती है। कैसे भैया? कह रहा हूं राज्य अनैतिक कार्यों या पैसों पर क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। अब इन्हीं में से जब कभी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं तो हमारे दिमाग क्या हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। हम लोग तो पढ़ के गए हैं ना कि मूल अधिकार कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ। देखो, जब तक एक आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम क्लियर करने में आपसे नहीं होगा। समझ गए? राज्य अनैतिक कार्यों पर या पैसों पर क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। अब भैया ये कहेंगे अनैतिक कार्य या अनैतिक पैसा क्या है? जैसे देखो, जैसे जुआ, जुआ खेलते हैं ना, मूवी वूवी में आपने देखा होगा,
और क्या होता है स्मगलिंग, मगलिंग, स्मगलिंग, ये सब क्या स्मगलिंग समझते हो, जो कारतूस और तुस बेच देते हैं इधर उधर, ड्रग्स व्रग्स बेचते हैं, वो सब क्या स्मगलिंग है। कभी कभी चुप्पे से लोहा बेच देते हैं, हीरा बेचते हैं चुप्पे चुप्पे, तो ये सब क्या, इसको हम क्या बोलते हैं स्मगलिंग बोलते हैं, ठीक ना। जुआ, स्मगलिंग, ऐसे कार्यों पर क्या हो सकते हैं, रोक लगाए जा सकते हैं। अच्छा गेम्स होम से कुछ होता है, जैसे हमने कहा ड्रीम 11, ड्रीम 11 जैसे गेम होम, इनको भी बैन कर सकती है। रमी, आपने देखा होगा रमी, रमी, ये सब गेम कैसे हैं, बहुत ही खतरनाक गेम होते हैं ना, तो इनको ऊपर क्या कर सकती है सरकार, रोक लगा सकती है। समझ गए, ये सब गलत पैसे होते हैं, क्योंकि इनमें लोग एकदम लिप्त हो जाते हैं। हाँ माई 11 मतलब कि क्या है, हाँ माई सर्कल 11, हाँ वो भी है, वो भी आएगा इसमें। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये जुआ, स्मगलिंग, ड्रीम 11, रमी, ये सब जैसे गेम अगर से हैं तो याद रख के रहना, इन सब पैसों को बंद कर सकती है सरकार, ठीक ना, क्योंकि ये सब अनैतिक हैं। आपको उसमें दिया होगा जब ड्रीम 11 का प्रचार आता है तो उसमें बोलता नहीं कि ये जोखिमों से भरा हुआ है, इसमें लत लग सकती है, और लत लगने का मतलब ये हुआ कि आपको खत्म कर रहा चीज, समझ गए। तो ये सब सारी चीजें होती थी। अब भैया आप एक आध दो केस देखेंगे। हाँ नशीली दवाओं को भी इसमें शामिल कर सकते हो, लिख लेना नशीली दवाओं, हाँ नस्ली दवाओं का भी क्या व्यापार नहीं किया जा सकता। अब बाबू एक केस आता था, उस केस का नाम है बेरार मोटर व्हीकल एक्ट। समझो यहां मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे एक एक्ट आया था, इसका नाम था बेरार मोटर, इसको भी हिंदी में लिख देता हूं, बेरार मोटर व्हीकल अधिनियम, अधिनियम। ये बाबू आया था ना 1947 में आया था, जब अपना संविधान बना नहीं था। समझिए अपना संविधान बन रहा था, ये एक्ट तब आया था। अब इस एक्ट में क्या था, इस स्टेट मतलब इस एक्ट में ये कहा जाता स्टेट मोनोपोली है, स्टेट, अच्छा हो राज्य, राज्य व्यापार पर एकाधिकार कर सकती है। इस एक्ट में क्या बोला गया था, राज्य व्यापार पर एकाधिकार कर सकती थी। अब ये कौन से व्यापार पे, तो हम कहेंगे परिवहन वाले पे। अब परिवहन में कौन सा शामिल होता है, ट्रांसपोर्टेट मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने कहा कि बस जो चलाई जाती है ये सब क्या होते हैं, परिवहन होते हैं ना। तो जो बस उस चलाने वाला केवल था, ये बोला गया कि ये केवल राज्य सरकार करेगी, मतलब राज्य सरकार मतलब सरकार करेगी, राज्य करेगी। अब भैया क्या हुआ कि भैया ये बताओ, अगर तुम राज्य हो तो तुम कुछ भी करोगे भैया, क्यों क्यों बस चलाना केवल राज्य ही करेगी, हम प्राइवेट लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो भैया कुछ जिनके पास बस थी पहले से, भैया तो थे ही, बस बहुत थी। अब वो लोग कहें कि भैया ये क्या हो रहा है, देश में हो क्या रहा है यार, समझ में नहीं आ रहे, ये कौन सी बात हुई कि परिवहन केवल राज्य सरकार कर सकती है और लोग प्राइवेट ऑनर क्या करेंगे यहां पर। तब पता चला ये तो गलत हो रही है भैया, गलत हो रही है। तब यहां पता चलता नहीं भैया, ये जो परिवहन होता है ना, ये हमें भी मिलना चाहिए। तो जो कुछ बस ऑपरेटर वाले थे, मतलब बस ऑपरेटर का मतलब कुछ बस के मालिक थे, उन्होंने कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से चिल्लाने लगे माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट से चिल्ला रहे कैसे, माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड। आप सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बालक। तो कह रहा है ये देखो राज्य क्या की है, एक अधिनियम लेके आई है। पूछे कौन अधिनियम लेके आई है, तो कह रहा देखो ये जो राज्य है ना, ये कह रहा है परिवहन केवल राज्य सरकार चला, मतलब कि केवल राज्य चलाएगी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये बात है,
अब ये केस चलते 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 कब तक पहुंच गया? 1952 तक पहुंच गया। आया था 1947 में। अब देखो इस केस की जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, इसका जो निर्णय दिया था, कब दिया था? तो हमने कहा 1952 में दिया। और 1952 में जो इसका निर्णय दिया, वो निर्णय क्या देता है? पहले देखो, पहले इन्होंने कहा कि देखो भैया, ये जो व्यापार करना है ना, पहली बात तो ये आर्टिकल 19(1) के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है। ओह, तो लोग तो बड़े खुश हो गए, इनको लग रहा मिल जाएगा अभी। समझ गए क्या बोला? कहा कि देखो आर्टिकल 19(1) के तहत ये क्या है? तो हम कहेंगे व्यापार स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। चला भैया, अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ रहा, कह रहा आर्टिकल 19(1) के साथ स्वतंत्रता का अधिकार है। सही बात है, इसमें दो राय है ही नहीं कि यहां पर मतलब कि कुछ है ही नहीं, इसमें कहा ही नहीं गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर तब क्या बात आती है? कहा लेकिन यार देखो, एक बात तुमने सही से शायद पढ़ा नहीं। कहा क्या नहीं पढ़े? सुप्रीम कोर्ट, तुमने आर्टिकल 19(6) नहीं पढ़ा है। हाँ, 19(6) में भी कुछ है, और 19(6) में ये बात लिखी गई है कि राज्य जो है मोनोपोली कर सकती है। अच्छा, एकाधिकार का मतलब क्या होता है बाबू? अंग्रेजी में मोनोपोली होता है। राज्य क्या कर सकती है? कुछ ऐसे जहां पर जनहित शामिल हो, ऐसे व्यापार को राज्य क्या कर सकती है? अपने अधिकार में ले सकती है। अब कही कि भैया देखो, कुछ लोगों को व्यापार करना होगा। अगर कुछ लोगों को व्यापार करना होगा, ये बताओ, कुछ ज्यादा किराया कर देंगे। अब आप ये सोचो, अगर ज्यादा किराया ये लोग कर दिए तो आम जनता परेशान हो जाएगी। तो राज्य ने क्या कहा? कहा कि देखो, इसलिए हमने इसको अपने अंडर में लिया है, ताकि लोगों को हम सस्ते में उपलब्ध करवा सकें परिवहन। समझ गए? और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने किसको समझा दिया? लोगों को समझा दिया, बस ऑपरेटरों को समझा दिया। समझ गए कि 19(6) में इस पे क्या लिखा गया है कि राज्य मोनोपोली कर सकती है। कब मोनोपोली कर सकती है? कब एकाधिकार कर सकती है? कब उसको अपने कब्जे में ले सकती है? जब ये जनहित में ना हो। और उसको लगा था कि ये परिवहन जनहित में नहीं होगा, लोग कमाई करेंगे इससे ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए राज्य ने क्या कहा था कि परिवहन को हम अपने अंडर में ले लेते हैं। अच्छा, ये बात थी, चलो हमने मान लिया। अच्छा, यहां हम छोटा सा लिख देते हैं कि राज्य क्या कर सकती है? राज्य मोनोपोली कर सकती है। मोनोपोली कर सकती है। अच्छा, और आगे देखते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से समझाता हूं यहां पर, अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ गई तो आप समझ जाओ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत विधिवत समझ में आएगा। एक बात याद रख रहना, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या हैं, थोड़ी अभी आवाज फंस जाती है, बात अलग है, और वरना देखो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं। मैं यहां आपको रटवाने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं कि रट लो बाबू रट लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले समझो, 1952 के आर्टिकल 19(6) आया, राज्य मोनोपोली कर सकती है। अच्छा, ये बात थी। फिर बवाल होता है, और कहा ये जो एक्ट आया है, कौन सा एक्ट? विरार मोटर व्हीकल अधिनियम 1947 जो आया है, ये आया है संविधान बनने के पहले। कभी आया है? संविधान बनने के पहले आया है। और अगर संविधान बनने के पहले कोई एक्ट आता है या अधिनियम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पूर्व संवैधानिक अधिनियम बोलते हैं उसको। समझ गए? और ये जो संवैधानिक नियम बनाएंगे, जो अपना संविधान है, ये किस पे लागू होगा? आने वाले समय के लिए लागू होगा। जो पीछे हो चुकी हैं चीजें, उन पर अपना संविधान लागू नहीं होगा। और अगर ऐसे कोई अधिनियम बना दिए गए हैं, तो ऐसे अधिनियम को बोला जाता है कि ये किसके अंडर में जाएंगे? तो ये जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं। इतना आप कर लो, इसको मैं मिटा के आपको समझाता हूं ग्रहण का सिद्धांत क्या है। आप सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि ये क्या है, तो हम कहते हैं ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसका मतलब होता है बाबू ना पूर्व संवैधानिक अधिनियम है। ये पूर्व संवैधानिक अधिनियम है। और जो ये पूर्व संवैधानिक अधिनियम होता है, याद रखे रहना, पूर्व संवैधानिक अधिनियम में याद रखे रहना, संविधान जो है ना लागू नहीं होगा, संविधान लागू नहीं होगा। समझ गए? और जब संविधान नहीं लागू होगा तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं इसको। इसी को हम हिंदी में कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं इसको। ग्रहण का सिद्धांत बोलते क्या है ये? जैसे ये मान लो आपने देखा होगा बड़ा सा सन, और कुछ कभी आपने देखा होगा ग्रहण लगते हुए, तो ऐसे इतना समय में क्या हो जाता है कि ये इतनी जगह आपको दिखाई नहीं देती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्लिप्स बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं कि ग्रहण लग गया, सन पर क्या लग गया, ग्रहण। अगर और नहीं दिखाई दे रहा तो हम कहते हैं भैया इतना देखो ग्रहण लग गया। क्या लग गया? ये ग्रहण लग गया। यही है ग्रहण, कि मतलब जितनी चीजें आपको दिखाई ना देती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहण बोल देते हैं कि ये ग्रहण है। समझ गए? कि मतलब आपको इतना दिख रहा है बाकी नहीं दिख रहा है। तो ये जो ग्रहण वाला सिद्धांत पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये होता है भैया देखो, ये ऐसा अधिनियम होता है कि जब ये एक समय में चीजें सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उनको हम इसमें रख देते हैं कि चलो भैया नहीं मजा आ रहा है। फिर कुछ समय के बाद वही नियम क्या करने लगता है, काम करने लगता है, फिर वहां से निकल जाता है। जैसे आपने देखा ग्रहण आपने देखा होगा, ये थोड़ी देर तक परमानेंट हो गया, आया ढका, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है। तो ऐसे बाबू ना अधिनियम, कई ऐसे अधिनियम हैं कि जो क्या करते हैं, एक टाइम पे वो अच्छे नहीं होते हैं तो उनको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में भेज दिया जाता है। उनको हटाया नहीं जाता, उनको रिमूव नहीं किया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में भेज दिया जाता है। बाकी जब सिचुएशन सही हो जाती है तो फिर उस अधिनियम को वहां से निकाल लिया जाता है, फिर से वो अधिनियम आपको दिखेगा। समझ गए? तो सिचुएशन के हिसाब से उसको हम क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करते हैं, उस अधिनियम काम करना बंद कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं, या ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं। फिर जैसे सिचुएशन सुधर जाती है, फिर से हम उस अधिनियम को लाके बाहर कर देते हैं। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ग्रहण खत्म हो गया। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। समझ गए? तो ये याद रखे रहना, कई बार हो सकता है विरार मोटर व्हीकल एक्ट आपसे पूछ ले कि ये कब आया था। बहुत लैंडमार्क जजमेंट था ये, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, एक अभी यहां पर मैं और आपको बताऊंगा। तो अच्छा, क्या तब सरकार ने इसको नल एंड वाइड कर दिया? सरकार ने कहा नहीं भैया, इसको रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको रद्द नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भैया ये क्यों नहीं इसको रद्द कर सकते? क्योंकि ये क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पे कोई भी संविधान संशोधन लागू नहीं होगा, उसको हम नल एंड वाइड नहीं कर सकते। वो किस में चला जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में चला गया। याद रखे रहना ये चीजें। अच्छा, अब हम चलते हैं, दूसरा एक केस और आता है, थोड़ा बहुत बढ़िया केस वो भी है। ठीक ना, जल्दी जल्दी केस करते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। थोड़ा मैं सोचता हूं आराम आराम से पढ़ लोगे तो फायदा आपका होगा। अब बाबू एक केस और आता है जिसको हम बोलते हैं सूदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी केस। सूदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी केस। ये केस आया था 1989 में। केस क्या था, ये है बाबू सड़क, ये है सड़क। अब सड़क के किनारे कुछ लोग क्या करते हैं, ठेला लगा लेते हैं। ठेला ऐसे ही होता होगा, और इस पे ये लोग केला वाला बेच रहे होते हैं, केला वाला। समझ गए?
तो सड़क के किनारे जो लोग केला वाला लगाते हैं, ठेला वाला लगा के उस पर केला वाला बेचते हैं, सेब बेचते हैं, संतरे बेचते हैं, अंगूर बेचते हैं, कुछ भी बेचते हो सड़क के किनारे। अब ये केस इसी पे था। एनडीएमसी ने क्या कर दिया, सड़क के किनारे जो ठेला लगा रहे थे उनको मना कर दिया कि आज के बाद तुम लोग सड़क के किनारे ठेला नहीं लगा सकते। ओ ये बात है, नहीं लगा सकते। अब भैया ये जो सूदन सिंह थे, इन्होंने ठेले वालों की आवाज को उठा दिया। तो सूदन सिंह ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में दौड़ते दौड़ते गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि ये देखिए आर्टिकल 19(1)(g) में जो दिया गया है पैसे का अधिकार, और एनडीएमसी क्या कर रही है, उसका हनन कर रही है। अच्छा, एनडीएमसी उसका हनन कर रही है, कैसे कर रही है भैया? तो एनडीएमसी जो है उसका हनन कर रही है कि इनको इनका पैसा नहीं करने दे रही, इनको व्यवसाय नहीं करने दे रही है। ये तो है ना कि भारत में उनको कहीं पर भी व्यापार करने का अधिकार होगा। हाँ सही है, व्यापार तो होगा, कर सकते हैं व्यापार। अब कहा, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, कहा कि सूदन सिंह सुनो, ये जो ट्रैफिक मतलब कि ये जो यहाँ पर सड़क के किनारे ये ठेले लगाते थे, इनसे क्या हो रहा था, आवागमन रुक रहा था, ट्रैफिक बढ़ रहा था, जाम लग रहा था। यही सब सारी केस उसमें समझा दिए गए। समझ गए कि मतलब यहाँ पर जाम लग रहा है, आवागमन रुक रहा है। अगर आवागमन रुकेगा तब भी तो किसी ना किसी का मूल अधिकार और हनन हो रहा है। आप काम ऐसा करो ताकि किसी का मूल अधिकार का हनन ना हो। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया, सूदन सिंह को समझ में आ गया। कहा कि इसका मतलब ठेला लगाओ, लेकिन कैसे लगाओ भैया, एकदम किनारे करके लगाओ ताकि वहां पर ट्रैफिक ना बढ़े, मतलब जाम हो ना लगे। समझ गए? अगर जाम लग रहा है, जनहित में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, अपने अंडर में कर सकती है, उसके ऊपर रोक लगा सकती है। एक केस समझ में आ गया ठेले वाला? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, एक केस और समझाता हूं। अब एक केस और आता है, मतलब वो आता है गुजरात से आता है। क्या है केस? तो हम कहते हैं गुजरात वर्सेस एक नाम था कुरैशी कसाब, पूरा नाम इनका था मोती, ऐसे करके मोती कुरैशी कसाब। ये वाला केस आया था 2005 में। भैया देखो, कसाब साहब लगे हैं तो ये क्या करते थे, गाय काटते थे, जानवर वानवर काटते थे, मतलब ये गाय जी से जुड़ा था। समझ गए? मतलब ये क्या कर रहे थे, गाय को काटते थे, लिख देता हूं, गाय काटते थे। अब गुजरात सरकार ने क्या कहा, आज से गाय काटना बंद। गुजरात सरकार ने क्या कर दिया, कहा आज से गाय काटना बंद। भैया कुरैशी साहब का खलबली मच, अब कुरैशी साहब को एकदम पूरी खलबली मच गई। कुरैशी साहब क्या बोले, कहेंगे देखो भैया, ये मेरे पैसे का अधिकार है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं गाय काटूं, चाहे मैं भैंस काटूं, चाहे मैं बकरा काटूं, चाहे मैं मुर्गा काटूं, चाहे मैं आदमी काटूं, तुम कौन हो बोलने वाले? ये मुझे आर्टिकल 19(1)(g) अधिकार देता है कि मैं किसी भी चीज का व्यापार कर सकता हूं। समझ गए? अब ये राज्य की बात नहीं मान रहा है। अब यही कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट जाके यही चिल्ला रहा है, माय लॉर्ड 19(1)(g) का मेरा हनन हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किसने किया? इसने कहा गुजरात सरकार ने किया। अच्छा, क्या किया आपके साथ इसने? तो इसने बताया कि ये देखो, मैं गाय काट काट के अपना जीवन यापन कर रहा था, और इन्होंने कहा कि आज के बाद गाय काटना बंद। अब बताओ मैं किस व्यवसाय में जाऊंगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गधे, गाय काटना व्यवसाय नहीं, इसको कोई दूसरा व्यापार तो बना ले, क्योंकि ये मोरलिटी के खिलाफ है, ये अनैतिक कार्य है। समझ गए कि नहीं? ये मोरलिटी के खिलाफ है, मतलब यह एक अनैतिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनैतिक घोषित कर दिया और वहां पर क्या कर दिया, गाय काटना मना कर दिया। फिर भी आज आप देख रहे होंगे कुछ लाइसेंस बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, तो वहां पर गाय काटना स्टार्ट है।
सरकार देखो, अपने भारत में क्या होता है ना, चीजें बहुत आती हैं बट उनमें कमियां ये हैं कि उनको ना ग्राउंड लेवल पे ना इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ नेता ऑफिसर सब करप्ट है, सब करप्ट है। इसलिए मैं आपको ना थोड़ा सोच डेवलप करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो वहां पर जा रहा है ना, चीजों को रट रट के जा रहा है, उसके बाद खत्म कर रहा है चीजों को। अभी बता रहा हूं, ऐसे एक हॉस्पिटल में गया, अब वो सीधे बोल रहा है, मैं बोला कि सर मतलब इतना पैसा ये कैसे कैसे हो रहा है? तो वो कह रहा है कि देखो हम लोग फीस नहीं लेते हैं, फीस नहीं लेते मतलब फीस नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि दवा में उससे ज्यादा वो ले रहा है। उसके बाद मुझसे कह रहा है कि देखो हम लोग इतना पढ़ाई किए, 20 लाख रुपए खर्चा किए हैं पढ़ाई पर, तब जाके हमें एमबीबीएस बने हैं, तो बताओ आप पैसा नहीं लेंगे? तो मैं बोला आप पैसा लीजिए, आपको पैसा लेने से कौन मना कर रहा सर? आप पैसा लीजिए, आपको पैसा लेने से कौन मना कर रहा है? मना मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं हम फीस नहीं लेते हैं, ये गलत बोल रहे हैं ना, तो झूठ बोल क्यों रहे हैं? सही बोल के लीजिए ना, फीस चोरी करके क्यों ले रहे हैं? मुझे छुट्टी दे दिया वही पर। सॉरी फॉर आज कुछ बकवास ज्यादा हो गई, बट फिर भी ये लेसन आपको समझ में आ गया, ठीक ना? थैंक यू।